स्टेटिस्टिकल कंसिडरेशंस इन रिसर्च के इस सीरीज में आज हम लेक्चर 16 में आपका स्वागत करते हैं और ये लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है पिछले कुछ लेक्चर से अंडर द डोमेन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और आज ये हमारा पार्ट 4 है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब विशेषकर हम इसमें पिछले ही बातों को कुछ डिफरेंट वे में कहने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर 3 था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वह एक एग्जाम्पल पे बेस्ड था जिसमें कि ये एक बैग में 3 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं और उसमें से 2 बॉल्स निकाली जाती हैं बाय विद रिप्लेसमेंट मेथड और विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड, और ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी थी और हम लोगों ने ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करी बाय द हेल्प ऑफ सैंपल स्पेस। पहले स्पेस लिखा, फिर हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी का एलिमेंट्स फिल्टर किया और फिर इक्वल लाइकली प्रॉपर्टी या जो भी इक्वली लाइकली प्रॉपर्टी का जो हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से बताया था उसके अनुसार निकाला। और उसके बाद हम लोगों ने एक काम और किया कि इवेंट अलजेब्रा के द्वारा इवेंट को इवेंट से मिला करके फिर से उसी प्रॉब्लम को करने की कोशिश करी डिफरेंट वे में, और उसमें ए बी सी तो सॉल्व कर लिया था लेकिन डी ई और एफ हमने छोड़ दिया था। तो आज हम उसी पे चर्चा करते हैं। और जो पिछला लेक्चर था वो हमारा लेक्चर 15 था। हाँ, प्रॉब्लम ये थी कि ये हमारे पास 3 वाइट 2 ब्लैक बॉल हैं और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट। हम लोगों ने इसका आंसर पा लिया था कि अगर हम विद रिप्लेसमेंट से करेंगे तो 21/25, विदाउट रिप्लेसमेंट से करेंगे तो 9/10। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 बॉल इज 5, 1 इज वाइट। और ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज निकाली थी। ग्रीन फॉन्ट वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में है और ब्लैक फॉन्ट वाली विद रिप्लेसमेंट के केस में है। और अब इन्हीं को करने के लिए फिर हम वही इवेंट लेंगे। सपोज करिए कि हमने इसमें से एक आइटम निकाला और उसके आउटकम के विषय में एक स्टेटमेंट हमने लिखा कि यह सफ़ेद बाल हो। इसका मतलब ये नहीं कि सफ़ेद निकल गया, यह सफ़ेद बाल हो, वाइट बाल हो। फिर हमने दूसरा निकाला और इसके लिए भी स्टेटमेंट लिखा कि यह भी सफ़ेद बाल हो। अब हम इवेंट अलजेब्रा मीन्स सेट थियरी की सहायता से इनको मिलाएंगे विभिन्न तरीकों से जिससे कि हमें ये शब्द मिल जाए, 1 बॉल इज वाइट, एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट। अब अगर हम इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लिख दिए तो ये हुआ कि फर्स्ट बॉल इज वाइट एंड सेकेंड बॉल इज वाइट और बोथ बॉल इज वाइट। ये हम लोग पिछले स्लाइड में भी लिख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अगर अब मैं ये लिखूं ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब हुआ कि ये न हो तो फर्स्ट इज नॉट वाइट, सेकेंड इज वाइट। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कि यह तो हो लेकिन साथ साथ ये न हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इज वाइट, सेकेंड इज नॉट वाइट। हम ये भी लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रॉ में हमें वाइट ना मिले, सेकेंड रॉ में भी वाइट ना मिले, तो ये ए इंटर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नॉन इज वाइट, इसी को लोग कहते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ये डिमॉर्गन्स रूल से आप कह सकते हैं। अब अगर हम इसको एक वेन डायग्राम से देखें तो ये हमारे एग्जाम्पल का सैंपल स्पेस है और इन द केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट इसमें 25 पेयर हैं और इन द केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट अगर आप बात करते हैं तो इसमें आपके 5 पेयर कम हो जाएंगे, वो 5p2 हो जाएंगे और या तो 5c2 हो जाएंगे। जिस तरह के प्रॉब्लम की सिचुएशन हो
वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हालाँकि इस केस में जो सिचुएशन है विदाउट रिप्लेसमेंट के वो कॉम्बिनेशन की है, तो आप कह सकते हैं कि 5C2 पेयर्स होंगे। अब इसमें कुछ पेयर्स इसको सैटिस्फाई कर रहे होंगे। मान लिया कि वो पेयर्स इसके अंदर हैं। कुछ पेयर्स इसको सैटिस्फाई कर रहे होंगे। मान लिया कि वो इसके अंदर हैं। कुछ पेयर इन दोनों को सैटिस्फाई कर रहे होंगे ए इंटरसेक्शन बी को। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि फर्स्ट इज व्हाइट, सेकंड व्हाइट भी हो सकता है, नॉन व्हाइट भी हो सकता है। यहाँ कहा गया है सेकंड इज व्हाइट, फर्स्ट व्हाइट भी हो सकता है, नॉन व्हाइट भी हो सकता है। तो अब इसमें अगर फर्स्ट व्हाइट है, सेकंड तो ऑलरेडी व्हाइट है, और इसमें अगर सेकंड व्हाइट है, फर्स्ट तो ऑलरेडी व्हाइट है, तो इनके बीच में इंटरसेक्शन मिलेगा। तो वो हो गया ये। अब ये जो एरिया है, ये जो जगह है, इसमें के जो एलिमेंट हैं, उनको हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या ओनली ए, मीन्स केवल यही स्टेटमेंट ट्रू हो, ओनली ये, केवल सफेद ही आए। हाँ, अब इसमें इसमें कहीं भी आपको दूसरे पे व्हाइट नहीं मिलेगा। फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसको कह सकते हैं ओनली बी। हाँ, और ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आप इन तीनों को मिला दें तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी। अब इसमें कहीं भी आप ऐसा कोई पेयर नहीं पाएंगे जिसमें कि व्हाइट न हो पेयर में। जरूर किसी न किसी स्थान पे व्हाइट होगा। हम्म, तो अब आप इसी से हमने कहा कि इसका यूनियन अगर आप लें तो ये ए यूनियन बी होगा, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट नॉन व्हाइट। अब हमें प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं, इसको पढ़ेंगे एट लीस्ट वन व्हाइट। सिमिलरली एट मोस्ट वन व्हाइट, एट मोस्ट वन व्हाइट का मतलब क्या हुआ कि हमें अधिक से अधिक पेयर्स में हमको अगर देखें तो काउंट करें तो एक से ज्यादा व्हाइट ना मिले, यानी कि या तो जीरो व्हाइट मिले या तो वन व्हाइट मिले। अब यहाँ पे हमको वन व्हाइट मिल रहा है, यहाँ पर हमको वन वाइट मिल रहा है, तो हमने यूनियन लिख दिया, ये वन वाइट एंड सॉरी, यहाँ पर और इनका यूनियन लिख दिया तो वन वाइट। और अगर हम ये बाहर के ले लें जो बचे हुए हैं, हाँ, तो इसमें नॉन वाइट हैं, तो इनके साथ यूनियन लगा दें तो इसको बोलेंगे एट मोस्ट वाइट, वन वाइट। मीन्स यहाँ पे नो वाइट मीन्स जीरो वाइट, यहाँ वन वाइट सेकेंड वाले पर, यहाँ वन वाइट फर्स्ट वाले पर। अब ये तीनों का यूनियन आप ले लें तो इसको पढ़ेंगे एट मोस्ट वन वाइट। अगर हम केवल इनका और इनका यूनियन लें तो क्या होगा? इसमें है वन वाइट, इसमें है वन वाइट, यहाँ दूसरे पे वाइट, यहाँ पहले पे वाइट। तो अब इनका यूनियन लेंगे तो इसे बोलेंगे ओ वन वाइट, चाहे जिसमें से भी आ जाए। अब हमें इन्हीं की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब ये सभी डिसजॉइंट इवेंट हैं, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो अब हमको अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम एक्जियम 3 से इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल करके ऐड कर देंगे। सिमिलरली एट मोस्ट वन वाइट में भी जो हमने लिखा हुआ है वह लिखा है दिस सेट एंड दिस सेट। ये सभी भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसलिए हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते समय एक्जियम 3 को हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी एक्जियम 3 को यूज करके निकाल सकते हैं। अब इनको निकालने के लिए हमें ये जो पेयर्स में हमने इंटरसेक्शन लिखा है इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो विद रिप्लेसमेंट के केस में हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी बी गिवन ए। पी ए मीन्स फर्स्ट ड्रॉ में ए होने की प्रोबेबिलिटी मीन्स वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/5
इंटू सेकेंड ड्रॉ में व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, जबकि फर्स्ट ड्रॉ में मान लिया गया है कि बता दिया गया है कि व्हाइट निकला था लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है, सेकेंड ड्रॉ में आपके पास बाल उतनी ही है। तो यहाँ पर फिर से 3/5 तो 9/25। सिमिलरली इसकी प्रोबेबिलिटी 6/25। सिमिलरली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं 6/25, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी आप उसी मेथड से 4/25। अब अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दें तो ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन व्हाइट मिल जाएगा कि 21/25, जो ऑलरेडी हम लोग पाए हुए थे। एटमोस्ट वहां हम लोगों ने 16/24 पाया था। यहाँ पे एटमोस्ट के लिए हमने आपको ये 3 डिसजॉइंट सेट्स बताए, एलिमेंट्स बताए, इवेंट्स बताए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी आप यहाँ निकाल चुके हैं, ऐड कर दें आपको 16/25 मिल जाएगा। थर्ड केस में भी हम लोगों ने पहले रिजल्ट निकाला हुआ है 12/25। यहाँ पे हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, और हम एक्सियम 3 का उपयोग करके निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वाइट, और ये 12/25 है जो कि पहले आया हुआ था। अब अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट का केस करते हैं तो आपको ये सारी प्रोबेबिलिटीज फिर निकालनी होंगी, लेकिन अब यहाँ जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अब इसमें सेकेंड ड्रॉ में हम लोग बाल को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। और इस केस में हमारी 9/10 हो गई एटलीस्ट वन की, 7/10 सिमिलरली आप करके आप पा सकते हैं इस केस में एटमोस्ट वन, और वन के लिए आप 3/5 पा सकते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कट जाएगा तो 3/5 आएगा, 3/5। एक चीज यहाँ से हम लोगों को और जानकारी मिली। आ, अगर आप हम लोगों को मिला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू दिस मच। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये एटलीस्ट वन वाइट, 21/25। अगर हमको, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 है, हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि किसी भी ड्रॉ पर व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी, तो बी की भी प्रोबेबिलिटी 3/5 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 9/25। तो अब अगर हम ए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कर दें तो भी हमको 21/25 आएगा, जो कि यहाँ हम लोगों ने पाया था, या जो कि यहाँ हम लोगों ने पाया था। तो अगर हमारे दो इवेंट डिसजॉइंट नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, और उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम इससे भी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, और तब ये एक्सियम 3 के अनुसार पी ए प्लस पी बी हो जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जनरली जब हम लोग ये पी बी गिवन ए की बात कर रहे हैं तो हम इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और यह डिफाइन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मींस इन दोनों के ज्वाइंट ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी अपॉन ए के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी, प्रोवाइडेड कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, और इसी को हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में यूज करके निकाला हुआ है। अब इसका चूंकि ये डिनोमिनेटर पीए है और ये न्यूमरेटर है और यह प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब है कि पीए की वैल्यू हमेशा पीए इंटरसेक्शन बी से बड़ी होगी, तभी ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर हम ए सेट को सबसेट सैंपल स्पेस मान लें और उस ए सेट में देखें कि ए इंटरसेक्शन बी को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन एलिमेंट हैं, तो हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को पुनः दूसरे तरह से निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो इसको समझने के लिए हम
एग्जाम्पल वही लेते हैं, ए दैट फर्स्ट बॉल इज वाइट। तो अगर हम विद रिप्लेसमेंट का केस कर रहे हैं तो 15 पेयर्स हमारे इसके फेवर में हैं और 12 पेयर्स विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में है। और सेकेंड बॉल इज वाइट के लिए भी वही सिचुएशन है, अगर हम विद और विदाउट से कर रहे हैं तो। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो हमको कुल मिलाकर के 9 पेयर्स इसके अंदर मिलेंगे कॉमन, विद रिप्लेसमेंट के केस में, और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में 6 पेयर। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालें तो 9/25 विद रिप्लेसमेंट के केस में, और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में 6/20 होगा। अब पी ए हमारा, पी ए 3/5 है, पी बी 3/5 है, पी ए इंटरसेक्शन बी 9/25 हुआ। अब अगर आप इन्हें रेशियो के फॉर्म में रखें तो पी बी गिवन ए 9/25/15/25। अब 25 दोनों के डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या हुआ, 9/15। अगर आप इसे देखें तो ये 15 जो है ऑल फेवरेबल आउटकम है इवेंट ए के, और ये जो 3 है वो फेवरेबल आउटकम है इवेंट ए इंटरसेक्शन बी के। तो अब अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हाँ, किस बात के लिए, जबकि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना हो तो हम इस ए को ही सैंपल स्पेस मान सकते हैं और इसी में से देखें कि ए इंटरसेक्शन बी वाले कितने हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब फर्स्ट इज वाइट सेकंड इज वाइट, तो ये फर्स्ट इज वाइट सेकंड इज वाइट, फर्स्ट इज वाइट सेकंड इज वाइट। हाँ, ये नहीं है, 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 और इस तरह से आपको ये 9 केसेस मिल गए। तो 9/15, तो इसे कहते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस को रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी है। ये चीज आप विदाउट रिप्लेसमेंट के भी केस में देख सकते हैं कि पी ए 3/5, पी बी 3/5, पी ए इंटरसेक्शन बी 6/20। अब 6/20 अपॉन 12/20 अगर आप करते हैं तो ये 20/20 कैंसिल हो जाएगा। 12 में से कितने फेवरेबल हैं ए इंटरसेक्शन बी के, वो 6 हैं, 6/12 या हाफ। अब अगर आप इस केस को देखें तो पी बी गिवन ए की जो वैल्यू आई 3/5, यह पी बी के बराबर है। मतलब बी की अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों इक्वल हैं। अब अगर किसी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसके अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ के इक्वल हो जाए तो कंडीशनल इवेंट और टारगेट इवेंट दोनों इंडिपेंडेंट कहे जाते हैं। तो अब ऐसे केस में हम कहेंगे कि इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, मींस बी के आकरेंस पर ए के आने या न आने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, हम ए के आने पर बी के आने का नहीं कह सकते क्योंकि ए पहले बार हो रहा है। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप कह सकते हैं तो आप वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। और ऐसे दिस सिचुएशन में पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। ये तो विद रिप्लेसमेंट में हमने देखा। विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर हम देखें तो पी बी गिवन ए हमको पी बी के बराबर नहीं मिल रहा है। पी बी गिवन ए हाफ है जबकि पी बी 3/5 है। और इस दशा में हम कहेंगे कि इवेंट ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इवेंट डिपेंडेंट कब होंगे, इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे, तो अगर अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाती है तो हम उन इवेंट्स को कहेंगे कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, अदरवाइज कहेंगे कि इवेंट डिपेंडेंट है। इसके बाद हमने एक और एग्जांपल लिया था कभी कि ए कपल डिसाइड्स टू बॉर्न बेबीज अंटिल ए मेल चाइल्ड बॉर्न
आर 4 बर्थ्स आकर्स इन द फैमिली। हमारा ये सैंपल स्पेस था। अब अगर हमें इस पे प्रोबेबिलिटीज निकालनी है इनके एलिमेंट्री इवेंट की, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने 4 इवेंट माना, 1 2 3 4 हर के लिए। और एक चीज और माना कि मेल और फीमेल की बर्थ की प्रोबेबिलिटी सेम है। और नंबर 2 कि अगला बर्थ पिछले बर्थ के को अफेक्ट नहीं कर रहा है, अगले बर्थ को पिछला बर्थ अफेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट है। अब हमने A1 माना कि फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न इज फीमेल, A2 माना सेकेंड वाइल्ड चाइल्ड इज फीमेल, A3 A4 ये 4 माना। अब अगर हमें इसको लिखना है तो अब हम इसको लिखेंगे फर्स्ट बर्थ। ये फर्स्ट बर्थ की बात कर रहा है एंड फर्स्ट बर्थ इज फीमेल, हमारा A1 है। लेकिन हमको पॉसिबल आउटकम में क्या लिखा है, मेल। तो अब हम इसको लिख सकते हैं A1 कॉम्प्लीमेंट। इस इवेंट को लिख सकते हैं A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट। इसको लिख सकते हैं A1 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट। और इस तरह से हम इन चारों इवेंट को डिफाइन कर सकते हैं। और अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट इज हाफ, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया है फर्स्ट केस में। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ FM यह बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कॉम्प्लीमेंट गिवन A1। चूंकि ये इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए आप इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू A2 कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, और ये होगा 4/16। सिमिलरली आप बाकी को निकाल सकते हैं। और अगर आप सबको अब निकाल लिए, अब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8/16, 8 4 12/16, 14/16, 15/16 एंड 16/16 और 1। सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 आ जा रही है। तो अब आपने हर एलिमेंट्री इवेंट को प्रोबेबिलिटी एसोसिएट कर दी। अगर यहाँ पे 1/2 न लेकर के कुछ और लिखा हो कि मेल की प्रोबेबिलिटी 1/3, फीमेल की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो आप इसी के करस्पॉन्डिंग एक कैलकुलेशन बदल सकते हैं। इसके बाद जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था वो था कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस का। और इसमें हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ही लेंगे। ए गन इज फायर्ड, ये हम लोगों ने कहा था कि एक रस्सी है 5 मीटर लंबी, इस पे एक गोली चलाई जाती है, गोली इसी रस्सी पे ही लगेगी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि गोली 0 से 3 के बीच में लगे। अब हम लोगों ने इसे इवेंट ए मान लिया, हमारा सैंपल स्पेस ये हो गया। चूंकि हमारा ये सैंपल स्पेस कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस है, लिहाजा अब इसको निकालने के लिए जो हम लोगों के पास जन रूल है, अगर ये यूनिफॉर्मली कहीं भी लग सकता है, ये क्लियर है, तो अब हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, इस इंटरवल की लेंथ निकाल लीजिए, न्यूमरेटर में रख दीजिए, और इस इंटरवल की लेंथ निकाल के डिनोमिनेटर में रख दीजिए। यही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 3-0/5-0 3/5। जो दूसरा एग्जाम्पल था वो वॉल पे था, बुलेट हिट करने का। और उसमें हमारा सैंपल स्पेस ये था, x1 लाइज बिटवीन 0 to 5, x2 लाइज बिटवीन 0 to 5, जहाँ की x1 और x2 एक्सिस के डिस्टेंसेस थे। और एक इवेंट बनाया गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, या इसमें पूछा गया है कि वो लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर से इस रेंज में गोली हिट करे कि क्या प्रोबेबिलिटी। अब अगर हमने इसका फिगर बनाया तो ये हमारा वॉल है 0 to 5 x1, 0 to 5 x2। तो अब ये हमारा वॉल है 5x5 का। इसमें गोली हिट की जा रही है और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि गोली एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर से इस रीजन में हिट करे। अब इस तरह की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम, अगर ये बताया गया है कि हमारी गोली
इसमें यूनिफ़ॉर्मली किसी भी जगह पे हिट कर सकती है। ये चीज़ हमें बता दी गई हो। हाँ, ये ना बताया गया हो कि इधर के चांसेस कम है, बीच में चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, अगर इस तरह की बात हो तब तो नहीं। अगर ये कहा गया है कि कहीं भी इसके हिट होने के चांसेस हैं सिमिलर, तो हम अब इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए एक ही प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए करेंगे क्या कि पहले इस रीजन की एरिया निकाल लेंगे और उसे इस बड़े रीजन की एरिया से डिवाइड कर देंगे और यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन ऑफ इवेंट मीन्स दिस अपॉन एरिया ऑफ रीजन ऑफ सैंपल स्पेस। तो अब ये 25 है एरिया और यहाँ की एरिया 4 हो गई, तो गोली के इसमें कहीं भी हिट करने के चांसेस 4/25 हो गया। और इस तरह से हमारा ये पोर्शन यहाँ हम इसे बंद करते हैं और आगे के जो हमारे वीडियो हैं उसमें हम दो चीज़ें और अभी इस क्रम में ले आएंगे। वह है टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ और बेस थ्योरम और पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये तीन चीज़ों पर मेरा अगला वीडियो रहेगा। उसके बाद फिर हम रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर हमारा ये चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, साथ ही साथ इसे शेयर करने का कष्ट करें। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें से ऐसी लगती है कि जो आपकी जानकारी के से डिफरेंट है या कहीं त्रुटि लगती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि उस पर डिस्कशन किया जा सके। तो पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।